Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टी विद्युत सेन पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं दूसरा प्रैक्टिस सेट यानी दूसरा मॉडल पेपर। इसके पहले के हमने एक मॉडल पेपर आप देख पाए होंगे। इसमें आपको सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे, हिंदी के 55 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें हम सामान्य ज्ञान एवं हिंदी दोनों की एक साथ क्लास चला रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसमें दोनों सब्जेक्ट आपके एक साथ हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है। उसे तेज बुखार है और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत है। तो सबसे सटीक आंसर आपको चुनना है। पहला है डर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पहला ही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डर के मारे वहाँ से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं करेंगे। आपको पॉजिटिव आंसर चूज करना है। ऑप्शन बी है स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किया जा सके और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो ये इसको हम रखते हैं। अभी अगला पढ़ते हैं। उसके माता पिता को सूचित करेंगे ताकि वे आकर उसे स्कूल से ले जा सकें। ये भी आपका सटीक आंसर नहीं है। स्कूल अधिकारियों को सूचित करेंगे और उसका स्थान परिवर्तित करने के लिए कहेंगे, तो ऐसा भी नहीं करेंगे। तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें और आप उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे। तो आपके सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। हिंदी के 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा, दोनों तैयारी आप एक साथ कर रहे हैं। अगर आप यूपी आरवीयू एनएल की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सामान्य अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आप अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। दूसरा प्रश्न है, स्पष्ट संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल ये क्या कहलाते हैं? संप्रेषण कौशल, विश्वास निर्माण कौशल, प्रबंधन कौशल, निर्णय लेने का कौशल। तो स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल, ये आपका संप्रेषण कौशल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते। तो आप उसके साथ क्या करेंगे? ऑप्शन आपका पहला है कि आप उपकृत करेंगे क्योंकि वह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। ऑप्शन सी है, आप शिक्षक से शिकायत करेंगे कि वह आपको परेशान कर रहा है और उसे दंडित करवाएंगे। ऑप्शन डी है, आप लिखना जरूरी रखेंगे जैसे कि आपने उसकी बात सुनी ही ना हो। इसमें आपको बहुत ही सटीक आंसर चूज करना है। वो आंसर आपका हो जाएगा कि आपको अपने दोस्त को विनम्रता से बताएं कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने और दंडित होने का डर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्निष्ठ कोड है। इसे निश्चित फाइल की उपस्थिति या अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख या समय पर ट्रिगर किया जा सकता है। यह निष्क्रिय
पड़ा रहता है जब तक पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो लॉजिक बम जो है आपका ये घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तभी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? इस प्रश्न का आप लोगों को बाखूबी आंसर पता होगा। बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का अग्रदूत भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क। सीडी रोम का अर्थ यानी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रैम आपका रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम और रैम ये दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये आपका रीड ओनली मेमोरी है और ये आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दोनों चीज़ें आपको कंफ्यूज करती हैं, लेकिन आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है। तो रैम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है। कंप्यूटर मेमोरी आपका सिस्टम का ही एक भाग होता है। इसमें आपका डाटा जो है शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर रहता है रैम में। सीडी रोम की अगर बात करें तो सीडी रोम आपका, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसका उपयोग सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वहीं आपकी हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क ये आपका हार्ड ड्राइव कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण का माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क आपका एक डाटा स्टोरेज डिवाइस है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव से आसानी से रिमूव यानी कि उसको निकाला जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। एसएसडी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होगा? स्टेट सीक्वेंस ड्राइव, स्टेट सॉलिड ड्राइव, सीक्वेंस स्टेट ड्राइव या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। यह जो है कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस की एक नई पीढ़ी है एसएसडी। आपको ध्यान रखना है, एसएसडी आपका ये कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है और ये नई पीढ़ी की स्टोरेज डिवाइस है। इसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? तो ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब है कि परिवहन परत, इसको परिवहन परत भी कहते हैं। ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर जो है OSI याद रखिएगा, OSI नेटवर्क मॉडल में ऊपर से चौथी लेयर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो संकेत छीलन, बहुपात फेडिंग, अवशोषण, संयोजन। एग्जाम के समय में भी आपको प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से अच्छे से पढ़ना है। जल्दबाजी में जब भी आप पढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन जो आपको आ रहा होता है वो भी आप गलत कर जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है इन सब चीज़ों में।
तो वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में ये आपका संकेत क्षीणन ये गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, संकेत क्षीणन। अन्य सभी जो आपके हैं ये सभी वायरलेस संचार को प्रभावित करते हैं, जैसे बहुपात, फेडिंग, अवशोषण, संयोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ, वाईमैक्स, ईथरनेट, सेलुलर नेटवर्क। तो ईथरनेट आपका पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है। इंटरनेट आपका एक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क जिसको वैन कहते हैं। और ईथरनेट एक स्थानीय नेटवर्क होता है जिसको लैन कहते हैं, तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ईथरनेट। क्योंकि ईथरनेट आपका लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीकी है। अगला प्रश्न है, वे उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज आधारित उद्योग, मूल उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं वे खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। क्योंकि वे सभी आपके खनिज व धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। मूल उद्योग वे हैं जो अपने उत्पादों की आपूर्ति दूसरे उत्पादों को करते हैं। उदाहरण में आप लोहा को ले सकते हैं, लौह इस्पात और तांबा प्रगलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सीआरटी का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या होगा? सर्किट रे ट्रांसमिशन, कैथोड रे ट्रांसमिशन, सर्किट रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको विशेष तौर से याद रखना है। तो सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो इलेक्ट्रॉन बीम को गति देने तथा विक्षेपित करने के लिए आंतरिक या बाहरी साधनों के साथ उत्सर्जित प्रकाश के रूप में बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक फरवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया? अनूप कुमार सिंह, जी अशोक कुमार, जगदीश खेर, रवि मित्तल। तो जी अशोक कुमार को भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भ्रंशोत्थ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं? हिमनद, हॉर्स्ट, द्रोणिका, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रंशोत्थ पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं वो आपकी हॉर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब दो भ्रंशों के किनारों के स्तंभ यथावत रहें तथा बीच का स्तंभ ऊपर हो जाए तो उसको हॉर्स्ट पर्वत का निर्माण होता है, तो उसको हॉर्स्ट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लौह एक्स की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है। लौह एक्स की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है, आपको बताना है। तो ये आपका कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है?
सूचना प्रौद्योगिकी, एल्युमिनियम, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपका टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला है निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। तो मैग्नेटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला लिग्नाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्योंकि लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती दबाव, निवर्तनी मानसून। तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी विक्षोभ, इसके कारण शीतकालीन के दौरान वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी? भारवी, दंडी, भास, कालिदास। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लीजिए। ये आपका कालिदास जी द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक कालिदास द्वारा लिखी है। तो कालिदास ने इसको लिखी है। भारवी की एक पुस्तक कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दांडी की भी एक पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। दांडी की पुस्तक आपको याद रखना है 10 कुमार चरितम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 कुमार चरितम आपको याद रखना है। किरातार्जुनीयन कई बार पूछी गई है, ये आपकी भारवी की किरातार्जुनीयन आपको याद रखना है। किरातार्जुनीयम बहुत बार ये पुस्तक पूछी जाती है, ये भारवी द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक आपको और याद रखना है, स्वप्नवासवदत्ता। स्वप्नवासवदत्ता ये महाकवि भास द्वारा लिखी गई है। तो ये जितनी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकती हैं, ये सभी आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए, कई बार पूछा गया है। भारवी आपको याद रखना है। किरातार्जुनीयम पुस्तक, कालिदास आपके मालविकाग्निमित्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दांडी जी ने 10 कुमार चरितम लिखा था। तीसरा आपको याद रखना है, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, पुस्तक से आपके एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2022 को हुरहुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 5%, 11%, 15%, 20%। तो 18 फरवरी 2022 को हुरहुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत के करोड़पति परिवारों की संख्या में 11% वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो अवसादी चट्टानों में आपके खनिज निक्षेपित और संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वीकृत किया था? 15 जून 1947 ईस्वी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1950। 24 जनवरी और 26 जनवरी बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन स्वीकृत किया था। अगला प्रश्न है, लंदन से इंडिया सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऊधम सिंह, मैडम कामा। लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन श्याम जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम आपको बताना है। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, फैजल, फरीद, बरीद, फैजल, फरीद, फारूक। तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद, आपको याद रखना है, फरीद खां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, आपको बताना है। यहाँ राष्ट्रीय पक्षी का नाम ना देकर आप जान रहे होंगे मोर आपका राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन यहाँ नाम न देकर उसका वैज्ञानिक नाम दिया गया है पावो क्रिस्टेटस, कॉमन ऑस्ट्रिच, नॉर्दर्न कार्डिनल, ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको पावो क्रिस्टेटस वैज्ञानिक नाम में कहते हैं। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए पावो क्रिस्टेटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मोर का वैज्ञानिक नाम है। इस तरह आपके सामान्य ज्ञान की 25 क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर के रूप में हम आपको लगातार ला रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा जरूर लग रहा है। अब हम शुरुआत करते हैं हिंदी की। यहाँ से शुरुआत होती है हिंदी की। पहले निर्देश को पढ़ते हैं, नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। 71 नंबर प्रश्न शुरुआत करते हैं और आपने निर्देश पढ़ लिया होगा। आपको निर्देश पर ध्यान देना है कि नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा आपको चुनना है जो एक दूसरे के विलोम ना हो। गुण अवगुण, देव दानव, सम्मान, आज्ञा, तरल, ठोस। तो सम्मान, आज्ञा ये आपके एक दूसरे के अपोजिट नहीं हैं, यही आपको चुनना था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सम्मान का अपमान विलोम होता है और आज्ञा का आपका अवज्ञा होता है। देव का दानव यहाँ सभी आपके विलोम हैं। आपको चुनना क्या था कि जो एक दूसरे के विलोम ना हो। बाकी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी एक दूसरे के विलोम हैं। अगला है कि जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्मपूर्ण। इसको आपको चुनना है कौन सा जोड़ा आपका सही जवाब हो जाएगा जो विलोम भी नहीं है, यानी एक दूसरे के समान है, अपोजिट नहीं है, सिनोनिम्स कह लीजिए, समानार्थी। तो यहाँ आपका धर्म और पुण्य ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि धर्म का विलोम पुण्य नहीं बल्कि अधर्म होता है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए कि धर्म का विलोम अधर्म होता है। और यहाँ आपका निर्देश जो दिया गया है कि आपका एक दूसरे के विलोम ना हो, तो ये आपके जो जोड़े हैं ऑप्शन नंबर डी में धर्म और पुण्य ये एक दूसरे के विलोम नहीं है। आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे से एग्जाम के समय में प्रश्नों को पढ़ना है, उसके बाद उनका आंसर करना है। अगला निर्देश में आपसे कह रहा है कि नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। यद्यपि का आपको बताना है सही संधि विच्छेद क्या होगा। यद धन आपी या धन अपि, यदि धन अपि या फिर यद्या धन आपी। तो यद धन आपी यहाँ दिया गया है, ये तो होगा नहीं, ये आपका ऐसे ही गलत, आप भी एग्जाम में गलत आंसर को निकाल सकते हैं। या धन दपि ये भी नहीं होगा, और यद्या धन आपी ये भी सीधे तौर से गलत है। ऐसे भी आप छांट करके आंसर निकाल सकते हैं। यह आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यदि धन अपि।
ये आपका यण संधि का उदाहरण है। यण संधि के बारे में आपको जान लेना चाहिए थोड़ा सा कि जहाँ आपका ई या बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ आपका, और साथ में री जो होता है, इसके बाद यदि कोई असमान स्वर आता है तो आपका छोटी ई हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, उसका आपका वा और री का रा हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। ये यण संधि का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान देना है। कई चीज़ें आपकी क्लियर होती होंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तिरस्कार आपको बताना है इसका सही संधि विच्छेद। तिरस धनकार, ये तो आपका होगा नहीं। ती धनकार भी आपका गलत हो जाएगा। तिर धनकार भी सीधे तौर से गलत हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर टिक करते हैं। आपका सही जवाब है तिरह धनकार। तो तिरह धनकार ये आपका तिरस्कार शब्द कैसे हुआ? ये अपवाद है कि संधि विच्छेद का ये जो आपका उदाहरण मिल रहा है, इसमें आपका विसर्ग का सा हो जाता है। तो जो आपका तिरह धनकार के साथ तिरस्कार बना है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ विसर्ग संधि है, ये विसर्ग से आपको पता चल रहा होगा। जैसे आपका नमाधनकार नमस्कार होता है। अगला प्रश्न है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो आपको याद रखना है। उदाहरण में बात कर लेते हैं। जैसे आपका गजानन, लंबोदर। गजानन का मतलब कि गज के समान मुख वाला, अर्थात लंबोदर लंबा उदर वाला। तो लंबोदर का मतलब लंबा उदर वाला, जिसका अर्थ गणेश होता है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस तरह आपकी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गौशाला में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ हम बात करते हैं गौशाला की, तो गौशाला का अर्थ होता है गाय के लिए शाला, यानी कि गाय के रहने का स्थान। इसमें जो शाला शब्द प्रयोग होता है, ये आपका दूसरा पद प्रधान है। द्वंद्व समास की अगर बात करें, द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात, ऐसे आप लिखते हैं डैश लगा के दिन रात। तो आपको ध्यान देना है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि आपके दिन रात, माता पिता, वो आपका द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास में आपका हमने बताया है कि आपका दूसरा पद प्रधान होता है। देशभक्ति, राजपुत्र, ये तमाम उदाहरण आप ले सकते हैं। आपको याद भी होगा, कई बार आप पढ़ चुके हैं। निर्देश को पढ़ते हैं। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। तो नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनका आपको उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। जैसे कमल का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा? कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। कुसुम आपका और पुष्प, ये आपके फूल के पर्यायवाची हैं। प्रसून भी आपका फूल का पर्यायवाची है, यानी पुष्प का। ये पुंडरीक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ बताना है कि शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची। जैसे कमल का, पुंडरीक आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमल का अन्य पर्यायवाची आपके होते हैं अम्बुज, सरोज, जलज, पंकज, नीरज। अब फूल को हमने बता ही दिया है कि फूल का आपका ये कुसुम, पुष्प, प्रसून, ये आपके फूल के पर्यायवाची हैं। आकाश, अगला प्रश्न है कि अभिलाषा आपको बताना है। इसका उपयुक्त पर्यायवाची आपको चुनना है, क्या होगा? आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। तो अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
देखिए आकांक्षा का और आपका पर्यायवाची हो जाता है जैसे लालसा, इच्छा, रुचि, मर्जी। ये तमाम आपकी आकांक्षा के पर्यायवाची शब्द हैं। अहंकार, अहंकार के कई पर्यायवाची आपके पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, जैसे अभिमान। अगला प्रश्न है आकाश। आकाश का आपको पर्यायवाची बताना है दृग, विप्र, व्योम, कागार। तो आकाश का व्योम होता है, सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये आपका व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। नभ, अंबर, शून्य, गगन, अंतरिक्ष, ये भी आपके आकाश के पर्यायवाची हैं, आपको याद रखना है। दृग का पर्यायवाची आप याद रखिएगा नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। ये आपके दृग का पर्यायवाची है। विप्र का आपको याद रखना है, भाई बहुत बार पूछा जाता है विप्र का भी पर्यायवाची। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है हमको उसको हम आपको बताते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो अच्छे से आप 102 बार वीडियो को देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। विप्र आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ये आपका भूसर, भूदेव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला निर्देश क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित मुहावरों को 80 से 82 तक के जो प्रश्न हैं उनके मुहावरों या लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। पौ बारह होना का मतलब आपको बताना है क्या होगा। दांव हारना, कार्यसिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, शुभा हो जाना। तो देखिए पौवारा होना सीधे तौर पे आपको पता चल रहा होगा कि लाभ ही लाभ होना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पौवारा होना यानी लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना, इसका आपको मुहावरे का उचित विकल्प आपको चुनना है। पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चित होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। यहाँ कार्य पूरा कर निश्चिंत होना चाहिए, बिंदु आप लगा लीजिएगा, निश्चिंत। तो गंगा नहाना इसका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। अगला प्रश्न है आंख लगना। आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना, प्रेम होना। तो आंख लगना मुहावरे का आपका सही अर्थ हो जाएगा नींद आना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले निर्देश पर चलते हैं। निर्देश क्या कह रहा है आपसे कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 83 से 35 तक के प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों को भरना है। अंधों में क्या सही शब्द होगा जो यहाँ खाली स्थान में भरा जाएगा। लंगड़ा, पहलवान, काना, चतुर। तो अंधों में काना राजा आपने कई बार सुना होगा, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, काना भरा जाएगा आपका खाली जगह में, अंधों में काना राजा। अगला प्रश्न है खाली स्थान आपको दिया गया है। कंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी किसको। बचपन, सावन, आंख, बात। सावन के आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, इसका अर्थ है कि पक्षपात में दूसरे पक्ष को नहीं सुझाती। अंधों में काना राजा, इसका भी अर्थ आपको याद रखना है या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। अयोग्य व्यक्तियों के बीच कमयोग भी बहुत योग्य होता है, तो ये इसका अर्थ होता है अंधों में काना राजा। काला अक्षर खाली स्थान बराबर होता है, तो ये आप लोगों ने अपने घर में बड़े लोगों से सुना होगा कि काला अक्षर, तो आपको याद होगा उल्लू होगा, गाय होगा, भैंस होगा, कोयल। काला अक्षर भैंस बराबर आपने कई बार अपने घर में अपने से बड़े
से सुने होंगे कि काला अक्षर भैंस बराबर। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ना पढ़ा ना लिखा हुआ, तो काला अक्षर भैंस बराबर। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, कई ऑप्शन आपके छिपे हुए हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले चार अंश जो आपके या, रा और ला, यानी या, रा और ला और आपका वा, इसके अंतर्गत बिना क्रम के हैं। आपको चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प आपको नीचे दिया गया है, उसको आपको चुनना है। तो पहले आपको सही इसका क्रम व्यवस्थित करना है, उसके बाद जो आपका विकल्प होगा उसको आपको चुनना है। इस तरह आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस तरह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा। आप अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। अगर आप यूपी का फॉर्म डाले हैं, यूपी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न को आप इम्पोर्टेंस से ज़्यादा दीजिएगा। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। तो ये आपका, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है। इसके बाद हम जोड़ सकते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता, वह नंबर को जोड़ेंगे कि जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका, इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं। वा के बाद आप या को जोड़ते हैं। गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से, तो यहाँ आप ला लिख लीजिए, थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई, तो लास्ट में आपका बचाती हुई किनारों तक, सबसे लास्ट में आपका आ जाएगा किनारों तक पहुँचाती है। तो इस तरह आपका सबसे पहले आएगा गृहिणी गृहस्थ जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता। तो यहाँ आपके ऑप्शन में वह सबसे पहले आपको ढूंढना है, क्योंकि एक नंबर आपको कहीं मिला नहीं है ऑप्शन में, जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो वह नंबर आपको ढूंढना है। वह नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी में है सबसे पहले ही, बाकी किसी में वह है ही नहीं पहले पे। अगर और किसी ऑप्शन में होता तो हम लोग और ज़्यादा मिलान करते उसका अच्छे से। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वह सबसे पहले आपका जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से किनारे तक पहुंचाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पहले आपको निर्देश पढ़ना है, उसके बाद यहाँ आपको वाक्य में त्रुटि भाग का चयन, यदि कोई त्रुटि ना हो तो आपको डी भाग का चयन करना है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है लिखा गया है। चलिए, पहला ऑप्शन है मेरा भाई, दूसरा है जिसका शादी कल है, ऑप्शन सी में है घर गया कोई त्रुटि नहीं है। इसमें आपको त्रुटि ढूंढना है किस भाग में त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है यानी कोई गलती नहीं है तो आपको कोई त्रुटि नहीं है ऑप्शन चुनना है। अगर त्रुटि है तो आपको वही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा भाई, तो ये तो आपको सही लग रहा है, सही भी है। जिसका शादी कल है, जिसका नहीं होता है जिसकी शादी कल है, ये इसी भाग में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए,
मौसम की वर्षा हो रही है, इसको एक बार जोड़िएगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। आजकल आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। ये जो इधर है यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी भाग में त्रुटि है, क्योंकि आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। अगला निर्देश है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तचित, दत्तक, त्याज्य, दंपत्ति। तो गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक सही शब्द हो जाएगा आपका दत्तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। दंपत्ति का मतलब आपका होता है पति पत्नी का जोड़ा। ये दंपत्ति का अर्थ होता है। त्याज का मतलब होता है जिसे त्यागना उचित हो। और दत्तचित का मतलब होता है किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला। और गोद लिया हुआ का अर्थ हो जाएगा आपका दत्तक पुत्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही जवाब है। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय, अमापित, अनुपेय, अपर। तो जो मापा ना जा सके वो आपका अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अमापित का मतलब होता है जो मापने योग्य ना हो। अनुपेय की बात करते हैं तो जिसको पिया ना जा सके। पेय मतलब पीना होता है और उसी में आपका अनु जोड़ा गया है, तो अनुपेय मतलब जिसको पिया ना जा सके। अमर यानी जो कभी मरे नहीं, तो ये आपका बना लीजिएगा। ये अपर जो लिखा गया ये यहाँ अमर होना चाहिए। अपर तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता हो क्या होगा? उपकारी, कृतज्ञ, कृपा पात्र, सुपात्र। दिए गए वाक्यांश के लिए आपको सही वाक्य चुनना है। कौन सा आपका सही हो जाएगा? जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए एक आपका सही शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। उपकारी, उपकारी का मतलब होता है उपकार करने वाला। कृपा पात्र की बात करते हैं तो जिस पर कृपा की गई हो उसको कृपा पात्र कहते हैं। कृतज्ञ की बात करते हैं, कृतज्ञ कई बार पूछा गया आपका एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछने को मिलता है ये कृतज्ञ, इसलिए हम इसकी चर्चा आपसे कर रहे हैं। जो उपकारों को ना मानता हो, याद रखिएगा, जो उपकारों को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द है आपका कृतज्ञ। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, सरोकार, निराकार, साकार, इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, उसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा निराकार। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। संख्या, गोद, पृथ्वी, नाटक का एक भाग। तो पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। गोद, नाटक का एक भाग भी आपका अंश कहलाता है, तो ये आपका अनेकार्थी शब्द हैं अंक के। पृथ्वी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ध्यान से पढ़िएगा। 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। देखिए पंचानन आपका पंच का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5, ग्राम पंचायत व निर्णय करने वाला, ये आपके पंच शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पहले तो आप कारक जान लीजिए। 8 कारक होते हैं। 8 कारक
आपको याद रखना है। जैसे आपका कर्ता, इसका चिन्ह हो जाता है कर्ता ने। चिन्ह आप सभी याद रखेंगे तभी आप आंसर सही से कर पाएंगे। कर्म की बात करते हैं, कर्ता ने कर्म को, यहाँ आपका को चिन्ह हो जाएगा कर्म का। करण से या के द्वारा, से या फिर के द्वारा आपको याद रखना है। संप्रदान की बात करते हैं तो के लिए हो जाएगा। अपादान से अलग होने में, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी अगर वृक्ष से पत्ते टूटकर अलग हो रहे हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलग होने की, जहाँ आपको कोई चीज़ अलग हो रही हो तो आपको याद रखना है वहाँ अपादान हो जाएगा। संबंध कारक आपको याद रखना है, जहाँ का, की, के, रा, रे, री आपका आए। अधिकरण की बात करते हैं, उसमें आपको में और पर लिखा हुआ मिलेगा। ये चिन्ह आपको याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पय पर। तो ये आपको चिन्ह याद रखना है तभी आप इजीली कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न को। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अब, अपि, प्रा, परि। परिभाषा में आपका परि उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, परि से आपके कई उपसर्ग जोड़कर हम शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर आपको परिचय बनाना हो तो परि में आप चय जोड़ देंगे, आपका परिचय बन जाएगा। जैसे आपके परि के साथ अगर णय आपका ऐसे बनता है, परिणय आपका हो जाएगा। इसमें आपके ये सभी परि उपसर्ग के शब्द हैं जो परि उपसर्ग जोड़कर बनते हैं, या कह लीजिए कि परि उपसर्ग के साथ बनते हैं। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। बह, हाव, आओ, आवा। प्रत्यय वो होते हैं जो आपके शब्द के पीछे जुड़ते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। बस उपसर्ग आपका आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय आपके पीछे जुड़ते हैं। यहाँ आपको बहाव, आओ की आपको आवाज़ लग रही होगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप पढ़ते हैं बहाव यानी आओ, आपका प्रत्यय निकल कर आता है। जिससे आप एक शब्द घुमाओ आप बोल सकते हैं, घुमाओ, इसमें भी आपके आओ प्रत्यय है। घुमाव के साथ आप जिसे बनाओ कह सकते हैं कि बनाओ, इसमें भी आपके आओ प्रत्यय हैं। बनाओ या फिर पढ़ाओ कह सकते हैं। तो ये तमाम उदाहरण आपके हैं जिसमें आओ प्रत्यय लगे हुए हैं। इस निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असमानार्थ शब्द का चयन आपको करना है। असमानार्थक शब्द आपको चयन करना है। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। तो पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। असमानार्थक शब्द हो जाएगा आप संकट, क्योंकि यहाँ इसका अर्थ होता है। असमानार्थक अर्थ आपको बताना था। संकट का ये जो है विपत्ति, आपदा, ये आपके संकट के अर्थ हैं। तो यहाँ आपको असमान अर्थ दे रहा है, क्योंकि पीड़ा, व्यथा और दर्द, क्योंकि ये तीनों अर्थ एक समान हैं। इनका अर्थ जो है एक समान है। यहाँ आपका संकट का हमने आपको बताया है कि ये आपका विपत्ति या आपदा के अर्थ को बताता है, यही सबसे अलग है। अगला प्रश्न है, स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति, सबसे अलग कौन है, यानी जो सबसे अलग अर्थ दे रहा हो। स्नेह मतलब प्रेम, द्वेष आपका बैर हो जाएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं बखूबी इजली आंसर। देखिए, अनुराग, प्रीति, स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम होता है, यहाँ प्रेम का सीधे प्रीति लिखा हुआ है। अनुराग भी आपका प्रेम होता है, तो यहाँ ये तीनों
एक समान अर्थ दे रहे हैं। द्वेष हमने आपको बताया ही है, द्वेष यानी वैर जिसको कह लीजिए, ये आपका अलग अर्थ है, अलग ही आपको छांटना है। जो आपका असमान अर्थ दे रहा है, असमान अर्थ शब्द आपको चुनना था। एग्जाम के समय में आपको अच्छे से प्रश्नों को पढ़ना है। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। तो मृत्यु आपका यहाँ अलग अर्थ दे रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। असमानार्थ आपको चुनना है, असमानार्थ अर्थ दे रहा है आपका। जन्म, उगना, उत्पादन, ये तीनों का एक समान अर्थ है, क्योंकि ये दोनों एक उत्पादन, पैदा होना, एक जैसा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। मृत्यु आपका यहाँ असमानार्थक शब्द हो जाएगा। वीर, निडर, सूर, डरपोक, इसमें आपको असमानार्थक शब्द चुनना है। तो वीर और सूर ये आपके दोनों एक जैसे अर्थ दे रहे हैं, और साथ में निडर आप ऐसे निकाल सकते हैं, वीर पहलवान, सूर वीर आप एक साथ, निडर जो डरता ना हो, और डरपोक सबसे आपका अलग है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वर, आवाज, श्रवण, ध्वनि। इसमें आपको सबसे अलग चुनना है, यानी असमानार्थक शब्द। देखिए यहाँ आप स्वर, आवाज, ध्वनि और श्रवण सबसे अलग आपको चुनना है। तो श्रवण का अर्थ सुनना होता है, आवाज और ध्वनि आपका आवाज, ध्वनि और स्वर ये सभी आपकी एक समान अर्थ दे रहे हैं। श्रवण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको चुनना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें आपको बताना है करुण रस होगा या फिर रौद्र रस। वियोग श्रृंगार अद्भुत रस। तो यहाँ आपका निस दिन बरसत नयन हमारे में वियोग श्रृंगार आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वियोग श्रृंगार में आपके विरह का वर्णन होता है। अगला है कि मेरे तू गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, शांत श्रृंगार करुण हास। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये आपका श्रृंगार राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका निर्देश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर शब्दबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारे गाइडेंस के हिसाब से आपको सबसे पहले प्रश्न पर चलना चाहिए, उसके बाद आपको निर्देश और पैसेज को पढ़ना है। कालिदास की प्रकृति वर्णन का आधार है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देख लेना है, उसकी प्रकृति, अभिव्यक्ति, उसकी मनोहरता, उसका सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं। कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार आपको बताना है। तो यहाँ हम ढूंढते हैं जो आपको पैसेज दिया गया है, गद्यांश।
कालिदास के प्रकृत वर्णन का आधार। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। कालिदास का प्रकृत वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें चैत की प्रधानता है। तो यहाँ से अब आपको आंसर मिल गया होगा, उसकी मनोहरता, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि आपको यहाँ मिल रहा है वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है। सेकंड प्रश्न है आपका कि सौंदर्य की परख की जाती है। आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर। तो सौंदर्य की परख कही जाती है। हम चलते हैं गद्यांश पर और देखते हैं सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना, उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है और चरित्र का स्पर्श हो जाता है, इसमें रसास्वादन की अनुभूति होती है। एक वस्तु तथा मनोहर कही जा सकती है। तो यहाँ आपका सौंदर्य की परख, सौंदर्य की परख आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोहरता की आधार पर, क्योंकि यही आपको गद्यांश से मिल रहा है। मनोहरता कही जा सकती है, सुंदर वस्तु सुंदरता और मनोहरता कही जा सकती है, तो सौंदर्यता के आधार पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है। साहित्य और सौंदर्य अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बनाम मनोहरता, सुंदरता की संकीर्णता। तो साहित्य और सौंदर्य आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। देखिए, साहित्य और सौंदर्य की ही बात इस पूरे गद्यांश में आपको मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना था, जो आपका शीर्षक होता है गद्यांश का। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्रह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। हिंदी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3-4 क्वेश्चन आपको गद्य से निकालने रहेंगे, उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन इसी टाइप से मिलेंगे। हिंदी दिवस आपको बताना है किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, उसमें आपको 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राजभाषा का अर्थ आप लोग जानते होंगे। इसका मतलब ये होता है कि राजकाज की भाषा, जो आपकी राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, राजकीय भाषा, वो आपका राजभाषा है। भाषा के शुद्ध रूप का एक ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का एक ज्ञान आपका व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग में नहीं है? टा वर्ग में आपका टाठा, डाढ़ा, अढ़ा आता है। तो धा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि धा आपका ता था दाधा यानी ता वर्ग में आता है। ऐसे आप आंसर छांट करके निकाल सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, तैयारी आप कर रहे हैं। का वर्ग में आपका काखा, गाघा, अंगा आता है। ये वर्ण आपको याद रखना है।
या तो आपका चा टा तापा, ऐसे ध्यान रख के का वर्ग में आपके हो जाएंगे का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झैया। पंचमा वर्ण आपका नासिक व्यंजन होता है, ये भी आपको याद रखना है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो लड़का दौड़ता है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से किसी समुदाय या संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो यहाँ आपका जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो सुंदर आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुंदर जातिवाचक संज्ञा इसलिए नहीं है कि ये एक विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण है। जवान, बालक, ये आपके मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक। तो प्राण सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश क्या कह रहा है आपसे कि 117 से 120 तक के नीचे लिखे शब्दों का सही विलोम चुनिए। परोक्ष का सही विलोम अब क्या होगा? प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य। तो परोक्ष का प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा आपको बताना है, अपकृष्ट, निष्कृष्ट, व्यर्थ, विकराल। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। गरल का बताना है विलोम आपको क्या होगा, शरबत, सुधा, रस, जल। सुधा का विलोम गरल होता है, यानी गरल का विलोम आपका सुधा हो जाएगा। चिरंतन का विलोम आपको बताना है शाश्वत, नाश्वर, निरंतर, नैसर्गिक। चिरंतन का नश्वर हो जाएगा आपका राइट आंसर। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। प्रत्युपकार का प्रतिधन उपकार, प्रतिधन पकार। तो प्रतिधन पकार तो होगा नहीं। प्रतिधन अपकार, प्रतिधन उकार, ये भी नहीं होगा। इस तरह आप पहले छांटिए प्रश्नों को। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिधन उपकार, प्रत्युपकार। क्योंकि ई और आपका बड़ी ई, इसके बाद जब कोई भिन्न स्वर हो तो ई और बड़ी ई के स्थान पर आपका या फिर ऊ या बड़ा ऊ। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान कहलाता है द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान कहलाता है प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए। विलक्षण, 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 विलोक्षण। सही वर्तनी वाला शब्द आपका विलक्षण, केवल ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित रूपों में से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। साहित्यकार, 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 साहित्यकार। साहित्यकार और साहित्यकार बिल्कुल बारीकी से आपको पढ़ना है, ध्यान से, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे। तो सही वर्तनी वाला शब्द आपका केवल साहित्यकार लिखा गया, इसमें साहित्यकार है तो ये गलत हो जाएगा।
इसमें साहित्यकार लिखा है, तो सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे ये तो सीधे तौर पे गलत है। इस तरह आप छांट करके निकाल सकते हैं आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, सवैया। वार्णिक छंद आपका सवैया होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सवैया। ये आपका वार्णिक छंद है। देखिए, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्णवृंत या फिर वार्णिक छंद कहते हैं। तो यहाँ आपका सवैया वार्णिक छंद है। तो इस तरह हिंदी के भी सेशन पूरे होते हैं। सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 55 प्रश्न आएंगे। टोटल एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको 55 प्रश्न हिंदी के और 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के हमने कराए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।